नमस्ते मित्रों। इस वीडियो में हम टेंस डील करने जा रहे हैं और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यदि आप एकदम जीरो लेवल से टेंस को स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य ही देखें। देखिए, टेंस सबसे पहले समझते हैं कि टेंस एक्चुअली है क्या। ठीक है, टेंस के तो कई सारे डेफिनेशंस दिए जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। आप बहुत ही ईजी वे में टेंस को समझ सकते हैं, उसके डेफिनेशन को समझ सकते हैं ये एक्चुअली है क्या। देखिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखिए। टेंस से वर्ब के रूपों के समूह का बोध होता है। अब देखिए, वर्ब के रूपों के समूह का बोध होता है। अब आप ध्यान दीजिए, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि टेंस से वर्ब के रूपों के समूहों का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है। इट मीन्स V1, V2, V3, V4, V5 इन सब का बोध होता है, जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी खास बिंदु या समय की अवधि को दर्शाता है। मतलब ये कि ये बताता है कि कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ या फिर प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, इसे ही हम टेंस कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, टेंस जो है वो वर्ब फॉर्म्स का एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में आप फिर समझिए, टेंस जो है वर्ब फॉर्म्स के यानी वर्ब के रूपों का ही अध्ययन है। आप देख लीजिए, पूरे टेंस में आप क्या स्टडी करते हैं? केवल V1, V2, V3, V4, V5 इन्हीं के यूज को स्टडी करते हैं, उनके एक्स्ट्रा आपको कुछ स्टडी करना नहीं पड़ता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि टेंस जो है वो वर्ब फॉर्म्स का ही अध्ययन है। तो आगे आप देखेंगे गाइस, काइंड्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। कहने का मतलब है ये जो तीनों टेंसेज हैं, इन तीनों टेंसेज के अपने 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब उनको स्टडी कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स कौन कौन हैं, तो ध्यान देंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से जब आप पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स को स्टडी करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, इसमें बहुत कुछ आपको रटना नहीं है। देखिए, सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप यहाँ प्रेजेंट टेंस, यहाँ प्रेजेंट को रिमूव कर दीजिए और पास्ट वहाँ एडिट कर दीजिए। क्लियर है? जहाँ जहाँ प्रेजेंट का यूज़ हुआ है इन सबको रिमूव करके आपको पास्ट ऐड कर देना है वहाँ। तो पहला टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स। देखेंगे आप यहाँ। ठीक है, पास्ट टेंस के चारों फॉर्म्स यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स का नाम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ पास्ट वर्ड का यूज़ किया गया है उन सबको रिमूव कीजिए और फ्यूचर वहाँ प्लेस कर दीजिए। तो पहला टेंस बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों, ये हो गए टेंस के काइंड्स और फिर तीनों काइंड्स के 4 काइंड्स के नाम। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आगे स्टडी करने के पहले देख लेते हैं कि V1, V5, हैव, हैज़, डू, डज इन सब का यूज़ कहाँ होता है। क्योंकि सबसे पहले जब आप टेंस स्टडी करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको स्टडी करना है। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 स्टडी करना होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि V1 का प्रयोग किसके साथ करना और V5 का प्रयोग किसके साथ करना है। ठीक है, अब गाइस आप देखेंगे V1 का प्रयोग आई, वी, यू,
दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। कोई भी नाउन जो प्लूरल हो उसके साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे V5 का प्रयोग, ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि V1 और V5 क्या है। देखिए, V1 कहने का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 कहने का मतलब है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए, नेचुरली कोई भी वर्ब जो होता है, जब आप ग्रामर स्टडी करते हैं, इसमें नेचुरली कोई भी वर्ब जो होता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए गो या फिर कम ले लीजिए, इसका V5 आप इसमें एस या ES ऐड करके बनाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए गो है, जैसे गो है तो गो का V5 क्या बनेगा? गोज, ठीक है। कम है तो कम का V5 क्या बनेगा? कम्स। मतलब ये कि इसमें एस या ES ऐड करके आप इनका V5 बना सकते हैं। फिर देखिए, अब V1 और V5 ध्यान दीजिएगा, इसमें से सिंगुलर कौन है और प्लुरल कौन है, ठीक है। देखिए, आप जब स्टडी करते हैं नाउन के बारे में तो कोई भी नाउन जो होता है वो नेचुरली सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और नाउन में, किसी भी नाउन में, पर्टिकुलरली सिंगुलर नाउन में एस या ES जोड़कर आप उसका प्लूरल फॉर्म तैयार करते हैं। क्या करते हैं? प्लूरल फॉर्म तैयार करते हैं। क्लियर है? लेकिन कोई भी V1 जो होता है, V1 ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ये प्लूरल होता है। और V1 में एस या ES जोड़कर आप इसका सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। उल्टा फंक्शन करता है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और उसमें एस या ES ऐड करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, जबकि कोई भी वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है और उसमें एस या ES ऐड करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो रूल, आपको एक रूल स्टडी करना है। रूल ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे देख लीजिए, ही सिंगुलर होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध कराता है ही, तो इसके साथ गो या गोज, ही गोज, राइट। उसी प्रकार से दे प्लूरल का बोध कराता है, इसलिए इसके साथ गो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो गोज ये V5 है जो कि सिंगुलर है, इट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। दे जो कि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। अब आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा होगा कि आई तो सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ V1 का यूज़ क्यों होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आई और यू जो होता है वो एक्सेप्शन में आते हैं। कौन चीज़ में आते हैं? एक्सेप्शन में। इट मीन्स अपवाद में आते हैं। इन चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। यू, अब यू के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे आई जो होता है वो तो सिंगुलर होता ही है, लेकिन यू जो होता है, ठीक है, यू जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। जैसे देखिए, यू का मीनिंग जब आप स्टडी करते हैं तो इसका मीनिंग होता है तुम और आप दोनों होता है। क्लियर है? उसके साथ साथ तुम लोग भी होता है, ठीक है, और फिर आप लोग भी होता है, ठीक है। इट मीन जब आप रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं, और जब किसी के साथ कोई आपका कलीग है, फ्रेंड है, उसके साथ आप तुम लोग ऐसे करके बोलते हैं। तो तुम लोग बोलने का मतलब है कि आप एक से अधिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप लोग बोलने का मतलब है कि आप एक से अधिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यहाँ तुम और आप दो चीज़ें हैं। तो यहाँ जब आप रिस्पेक्टफुली किसी को आप एड्रेस करते हैं तो उसके लिए आप बोलते हैं, और यदि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपसे कोई छोटा है तो उसके लिए तुम बोलते हैं। तो इन दोनों से सिंगुलर यानी एक आदमी का ही बोध हो रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि यू जो है वो सिंगुलर के रूप में भी काम करता है और प्लूरल के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो सिंगुलर, अब आप यू के साथ अगर मान लीजिए यू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, यू गो,
ये तक तो समझ में आ रहा है कि अगर ये प्लूरल नाउन के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन जब ये सिंगुलर के रूप में फंक्शन करे तब भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आई और यू जो है ये दोनों अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हैव और हैज का प्रयोग, ठीक है। हैव का प्रयोग, हैव जो होता है वो, अब देखिए, अब ये भी डिसाइड करना है कि हैव और हैज में सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो हैज़ बता दूं ये सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, और हैज का प्रयोग ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। यानी एक सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इन सभी यूजेज में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है इनमें, वो क्या है कि V1, हैव और डू, इन तीनों का प्रयोग सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। और V5, हैज और डज का प्रयोग सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है और इसको मेमोराइज़ कर लेना है, एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, ताकि यूज करते समय आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट देखते हैं अब साइन ऑफ द टेंस। टेंस को आप पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों परिप्रेक्ष्य में स्टडी करते हैं। सेंटेंस को जज कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आपको हिंदी में दिया जाता है तो आप उसे जज कैसे करें कि ये किस टेंस में है, या फिर इंग्लिश में दिया जाता है तो भी आपको जज करना है कि ये किस टेंस में है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है वो ता है, ती है और ते हैं में निकाला जाता है, ठीक है। ता है, ती है और ते हैं में निकाला जाता है। जब भी कोई सेंटेंस आपको हिंदी का सेंटेंस कोई मिले तो आप ध्यान देंगे कि उसका मीनिंग जो निकालना है वो ता है में ही निकालना है। अब ती है इसलिए अगर कोई लड़की होती है तो उसके लिए ती है ही यूज़ करेंगे, या फिर अगर एक से अधिक लोगों की बातें करते तो उसके लिए ते हैं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ही गोज़, ठीक है। कैसे कैच करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं, तो मैच कराते हैं। सब्जेक्ट ही हमारा रहा, फिर उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है V1 या V5 और गोज़ जो है वो V5 है। इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, ये फुलफ़िल करता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही टॉक्स टू मी, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और इसके साथ V5 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करता है, ठीक है। फिर देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, इसमें सब्जेक्ट क्या है ये फाइंड आउट करना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। ये अपने आप में सिंगुलर है, न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर का नाम है, और सेज ये V5 हो गया, ठीक है। मतलब ये कि द टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। अब थोड़े लेंथी सेंटेंसेस को लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं उनको तो आप डील करने में एबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आई गो, ही कम्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, उन सबको आप डील कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़े लेंथी सेंटेंसेस हैं वो आपको पजल करता है। जैसे देखिए 2 persons इन माई विलेज डू दिस वर्क। देखिए अगर किसी सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से क्रैक नहीं कर पाते हैं, उसके मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए एक मेथड मैं आपको, बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है। कोई भी सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा होगा उसका 2 पार्ट होगा, एक सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा और दूसरा वर्ब वाला पार्ट होगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि वर्ब तक जो भी होगा वो सब्जेक्ट का ही पार्ट होगा। तो इसमें आपको कैच करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो 2 persons इन माई विलेज, फिर से देखिए 2 persons इन माई विलेज, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, और डू ये वर्ब है। और ध्यान दीजिएगा कि डू का जब प्रयोग हुआ है तो ये V1 है अपने आप में, और V1 का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट में कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो प्लूरल है अपने आप में, तो वो प्लूरल
सब्जेक्ट कौन सा है, डू है, V1 है, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो पर्सन्स है। यहाँ देखिए, हालांकि सब्जेक्ट तो पूरा यहाँ तक है, लेकिन इसमें एक सिंगल वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, हालांकि इसको सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, लेकिन बहुत अधिक ग्रामेटिकली अभी आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, तो बहुत ही लोअर लेवल पर ही समझिए। तो पर्सन्स जो है वो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, और उसके बाद डू जो है वो V1 के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो क्लियर हो गया, सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। मीनिंग इसका क्या निकलेगा, 2 पर्सन्स इन माई विलेज, कहने का मतलब है मेरे गाँव के 2 लोग, ठीक है, मेरे गाँव के 2 लोग डू दिस वर्क, इस काम को करते हैं। क्लियर है। अब उससे थोड़ा और लेंथी सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। नो डाउट, निसंदेह, इसको स्प्लिट कर दीजिए, टू अ लार्ज एक्सटेंट, एक बड़े पैमाने पर, लार्ज एक्सटेंट, राइट। इसका भी सेंटेंस से स्प्लिट करके इसको रिमूव कर देते हैं। द मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ इन दिस मशीन एज, इसको भी स्प्लिट कीजिए यहाँ से, द मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन का यंत्रीकरण। उल्टा में नहीं निकलता, देखिए जब 2 वर्ड ऑफ से जुड़े रहें, ठीक है, जैसे द बुक ऑफ राम, उल्टा में नहीं निकालना है, राम की किताब, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मीनिंग निकालना है, लाइफ ऑफ मैकेनाइजेशन, अर्थात जीवन का यंत्रीकरण। फिर यहाँ तक को स्प्लिट करके पढ़ लीजिए, इन दिस मशीन एज, अर्थात इस मशीन के युग में, ठीक है। रॉब्स, यही V5 है। रॉब का मीनिंग होता है वंचित करना, हालांकि लूटना भी होता है, लेकिन एक फॉर्मेट है इसका, देखिए आगे आपको पढ़ने को मिल जाएगा इसमें। रॉब समबडी ऑफ समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित करना, ठीक है। तो रॉब्स अस, यानी हम लोगों को वंचित करता है, ऑफ दैट जॉय, अर्थात उस हर्षो उल्लास से, दैट द आर्टिजन ऑफ द पास्ट, अर्थात जिसे या फिर जो, आर्टिजन ऑफ द पास्ट अर्थात पास्ट के कलाकारों के पास, हैड होता था, आई हैड बोलते हैं ना, आई हैड मेरे पास था। तो एक बार में अब ऐसे स्प्लिट करके जब आप मीनिंग निकालेंगे तो पूरे सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसका मीनिंग आप इजीली डील कर पाएंगे। तो निसंदेह एक बड़े पैमाने पर इस मशीन के युग में जीवन का यंत्रीकरण ने, जीवन के यंत्रीकरण ने हम लोगों को उस हर्षोल्लास से वंचित कर दिया है जो कभी कलाकारों के पास पास्ट में हुआ करता था। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। रॉब्स, V5 का जो यूज हुआ है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन डिफरेंस बस केवल इतना ही है कि जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो लंबे सेंटेंसेस हैं वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन ध्यान देना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, छोटे छोटे ट्रांसलेशंस बनाएंगे तो उसमें तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा जब आप लेते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे ही लेंथी सेंटेंसेस पढ़ने को आपको मिलेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है ताकि छोटे सेंटेंसेस से लेकर बड़े सेंटेंसेस तक आप पूरा ग्रिप बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टडी करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। यदि कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ING पर आधारित आपको मिलता है, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है और उसका हिंदी मीनिंग रहा है हमें निकालना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह मुझसे बात कर रहा है, या फिर मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, राहुल इज़ गोइंग टू हिज हाउस टुडे। इट मीन्स क्या, राहुल आज अपने घर जा रहा है, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। देखिए स्ट्रक्चर जो है, देखना है कि ये जो सेंटेंस आपको बताया जा रहा है ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए राहुल जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद एम इज आर आया, उसके बाद गोइंग आए, यानी जो कि V4 है, तो ये इस क्राइटेरिया को डेफिनेटली फॉलो करता है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे दे आर गोइंग टू देयर हाउस, वे लोग
अपने घर जा रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद है शी इज़ गोइंग टू हर हाउस, वह अपने घर जा रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस जब भी आपको मिले उसका हिंदी मीनिंग आपको रहा है रही है में ही निकालना है। उसके बाद आगे आपको स्टडी करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, वैसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 पर आधारित हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखना है और उसका हिंदी मीनिंग आपको चुका है में या फिर या है में निकालना है। चुका है में या फिर या है में। चुका है कहने का मतलब है कि वह मर चुका है, या फिर इसी सेंटेंस को हम दूसरे वे में बनाते हैं वह मर गया है, राइट। अपने दूसरे वे में बोलते हैं वह मर गया है, या फिर आप ये कहें कि वह पटना जा चुका है या फिर वह पटना गया है। दोनों बातें सेम ही है। दोनों ही सेंटेंसेस से ये क्लियर होता है और ये स्पष्ट होता है कि काम जो है वो थोड़े ही क्षण पहले ओवर हुआ है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे राहुल हैज़ डन दिस वर्क, देखिए तो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं ये एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हैज हो गया और उसके बाद V3 का प्रयोग हुआ। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। राहुल हैज़ डन दिस वर्क, राहुल ने यह काम किया है, ठीक है। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में कहें तो राहुल यह काम कर चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस है थोड़ा लेंदी है, इसको अच्छे से समझना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। हैज़ टेकन दिस डिसीजन, तो सब्जेक्ट जो हो गया वो नरेंद्र मोदी हो गया, उसके बाद हैव हैज़ का प्रयोग किया गया और उसके बाद ये टेकन, ये V3 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है दिस डिसीजन। टेक डिसीजन का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है, ये मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग जो निकालना है वो रहा है प्लस समय, ये दोनों इंक्लूड करके निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग रहा है प्लस समय, ये दोनों में निकलता है, ठीक है। दोनों इंक्लूड करके निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं समझ लेना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी मीनिंग रहा है में ही निकलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि वहाँ समय नहीं लगा होता है और यहाँ समय लगा होता है। वैसे इस पर विस्तार से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है ये पूरे विस्तार से आगे आपको पढ़ाएंगे, बस आपको यहाँ समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स वह अंग्रेजी सीख रहा है फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव बीन डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स, ये देखिए दे हैव बीन डूइंग, वे लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग निकालना है, कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो आप उसको स्प्लिट करके निकालेंगे, यानी उसको तोड़ तोड़ कर उसका मीनिंग निकालेंगे तो ईजिली निकल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम, और वन ऑफ द, उनमें से एक, समझ में आ गया, यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, अर्थात एक महत्वपूर्ण कार्य में नहीं निकालेंगे, ठीक है। फॉर द लास्ट, लास्ट का मतलब होता है गत, गत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, पिछला, ठीक है। तो मीनिंग निकलेगा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अर्थात पिछले 10 वर्षों से। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? तो दे हैव बीन डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अर्थात पिछले 10 वर्षों से वे लोग एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये रहा चारों टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस के चारों काइंड्स को बताऊंगा, उसको स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा।